क्या आपने कभी ऐसी हैरान करने वाली एक कहानी सुनी है जहाँ पे हीरोइन की शादी होती है अपने पति के साथ में, लेकिन उसका बेचारा पति कोमा में होता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसका पति तो सिर्फ नाटक कर रहा था कोमा में होने का। तो ये ड्रामा ऐसे चालू होता है। इस कहानी की हमारी हीरोइन एक बहुत पुराने ज़माने की महारानी होती है जिसका पुनः जन्म हुआ होता है और वो देखती है कि उसका पुनः जन्म एक परिवार में हुआ है जहाँ पे उसकी सगी माँ इस दुनिया में नहीं है, बस है तो उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन, उसके बाप और भाई। और जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन कोमा में पड़े हुए आदमी से शादी नहीं करना चाहती और इस परिवार की जो असली बेटी थी उसे हमेशा गांव में रखा गया था। उसकी शादी करवाने के लिए, बिजनेस को फ़ायदा दिलवाने के लिए उसके पिता ने उसे गांव से बुलवा लिया होता है। वो आते ही सीधे अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन को थप्पड़ मार देती है। उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता होता कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो पहले के ज़माने में महारानी रह चुकी है जो कि पूरे एक देश को चलाती थी। इसके बाद वो अपनी स्टेप मॉम को थप्पड़ मारती है क्योंकि ये जो स्टेप मदर होती है उसकी माँ के मरने के बाद वो उसके फादर के बेड पे चढ़ आई थी और उसकी माँ के मरने के बाद उसके फादर भी कुछ अच्छे नहीं है। माँ के मरने के बाद उसके फादर ने उसे गांव भेज दिया था। अब वो अपनी बेटी का शादी, सगी बेटी का शादी एक ऐसे इंसान से कराना चाह रहे थे जो कि कोमा में है और अपनी दूसरी बेटी को बचाने के लिए सब प्लान बना रहे होते हैं। हमारी हीरोइन सोचती कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। अब वो कहती है मैं शादी तो कर लूँगी लेकिन मुझे दहेज चाहिए। उसका भाई बोलता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड ये हमारी हीरोइन का सगा भाई होता है। इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम सोंग सू होता है जो कि सोंग परिवार की बेटी होती है। उसका सगा भाई होने के बाद भी वो सिर्फ सौतेली माँ और सौतेली बहन की बात नहीं मानता था। यहाँ पे उसके फादर उसे पीटने जा रहे होते हैं। वो अपनी फादर को बोलती है मत बोलो कि यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी बाहर खड़ी है, इससे जियांग परिवार में मैं जाऊँगी तो सोंग परिवार की बदनामी होगी, आपको दहेज देना पड़ेगा। सौतेली बहन नहीं चाह रही होती कि दहेज मिले, लेकिन फादर सोंग परिवार की इज्जत के लिए अपनी बेटी को दहेज दे देते हैं। वो जाते जाते महंगा सामान उठा लेती है। उसे उम्मीद थी कि सामान सब महंगे ही हैं क्योंकि वो पहले महारानी रह चुकी थी तो उसे पता था कि कौन सा सामान कीमती है। उसकी फादर उसकी तरफ उंगली करके कह रहे होते हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है। सोंग सू को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने भाई और फादर के हाथ से घड़ी और ब्रोच निकाल लेती है। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम फादर को गुस्सा दिला रही हो सोंग सू। वो कहती है हाँ स्टेप सिस्टर मिमी तुम सही कह रही हो और मैं अपने शादी वाले घर पे जा रही हूँ, तुम्हें भी तोहफा देना चाहिए। और उसके गले से भी हार निकाल लेती है जो कि करोड़ों का होता है और जाते जाते अपने फादर को आखिरी बार प्रणाम करके जाती है और कहती है अपनी स्टेप मदर को याद रखना कि मैं असली मालकिन हूँ इस घर की और तुम एक मिस्ट्रेस हो। इसके बाद वो जियांग परिवार में पहुँच जाती है। इधर हम जियांग परिवार का हालत देख लेते हैं जहाँ पे मिस्ट्रेस पूरा घर चला रही होती है और जो असली बहू होती है वो तो पूरा नौकरानी बनी होती है। जहाँ पे हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि एंट्री लेती है वो बिल्कुल ही हैरान होती है कि उसके सास ससुर नौकर बने हुए हैं और जो यंग परिवार की ओल्ड वुमेन थी वो तो बहुत पहले उनका निधन हो चुका था, वो दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो ये उनके जगह किसी मिस्ट्रेस ने जगह ले ली है और वो अपने ससुर को देखती है जो कि खाना बना रहे होते हैं पूरे घर वालों के लिए, जिससे से पता चल जाता है कि ये सब भेदभाव किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने किया है। ग्रैंडपा की वजह से ये सब हो रहा है कि घर की मिस्ट्रेस हुक्म चला रही है और असली वारिस नौकर और नौकरानी बने हुए हैं। जहाँ पे आज सासू माँ कह रही होती है दादी माँ आज छोड़ दीजिए ना, वो कहती तुम्हारी बहू ने गलती करी है, तुम्हारा पति भी गलती कर रहा है तो तुम दोनों को घुटने टेकनी चाहिए और जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन खींच के थप्पड़ मारती है और उसे बोलते है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। ग्रैंडपा बोलते हैं सब क्या हो रहा। हमारी हीरोइन ग्रैंडपा को समझाती है कि मैंने अपने परिवार में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बाहर की औरतें घर चलाएं। जो घर की जो वुमेन्स होती है जो शादी करके आई होती है उनकी मनमानी चलती है घर पे। मैं तो यहाँ पे उल्टा देख रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर की मिस्ट्रेस हुक्म चलाने में लगी हैं। ग्रैंडपा आप तो बाकी बहुत अलग है, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये देख के तो मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर हो रही है, वो कह रही होती कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हमारी हीरोइन कहती मैं इंसल्ट नहीं कर रही, जहाँ आप बैठी हैं वहाँ मेरे ससुर जी को बैठना चाहिए और आपकी शादी मेरे ग्रैंडपा से नहीं हुई, वो मेरे दादाजी लगते हैं तो आपको वहाँ से हटना चाहिए। एंड वो अपने सास ससुर को बैठने को बोलती है कि ये मेरे रियल ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के बच्चे हैं, ये रियल इस घर के वारिस हैं। इसके बाद वो ग्रैंडपा को चाय परोसती है और ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर को पैसे देते हैं। इसके बाद वो अपने होने वाले ससुर को भी चाय परोसती है, अपनी सास को भी चाय परोसती है। इसके बाद उसके सास ससुर उसके पति के कमरे में ले जाते हैं और उसे कंपनसेट के तौर पे कुछ पैसे देते हैं कि हमने जोड़ के रखे, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ रही जो कि कोमा में है। उसे पता चल जाता है कि उसके सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दिल वाले हैं। इसके बाद वो अपने पति को देखती है जो कि कोमा में पड़ा होता है। इधर जो उसका पति होता है वो बाहर की बातें आराम से सुन सकता था, हालांकि वो कोमा में होता है। वो
सोचती है कि उसका पति कितना हैंडसम है, लेकिन देखो कितनी बुरी किस्मत है इस आदमी की कि ये कोमा में चला गया। वो उसे पिंच करके भी देखती है कि कहीं ये ड्रामा तो नहीं करा, लेकिन असलियत यही होती है कि वो कोमा में होता है। इस तरफ जो मिस्टर जियांगफू होते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं कि ये बीवी कितनी अजीब है उनकी। वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ तो कुछ करना होगा कि जिससे वो जल्दी उठ सके। वो सीधा हमारे हीरो को दोबारा पिंच कर रही होते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं चल रहा होता। तभी उसकी सासू माँ आ जाती है कि आ जाओ, खाना लग गया है, तुम भी खाना खा लो आके। इधर हम सीन देखते हैं, सभी पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा होता है। सॉन्ग के ससुर ने उसके लिए सूप बनाया होता है, क्योंकि सारा घर का खाना सॉन्ग के ससुर ही बनाते थे। लेकिन जो मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर होती हैं वो तो कहती है कि जो सूप है उससे बदबू आ रही है। लेकिन जो मिस्ट्रेस की जो ग्रैंड मदर की जो एक और बहू होते हैं वो तो तारीफ़ करती हैं कि सूप बहुत अच्छा बना है। लेकिन एक लड़की को बुरा लग जाता है। पता चलता है कि सेकंड अंकल ने इस लड़की को गोद लिया है एंड ये उनकी ड्राइवर की बेटी थी जिसका नाम शुई है। शुई कह रही होती है कि ये मेरा बेइज्जती कर रही है, और इसके बाद वो तमाशा खड़ा कर देती है कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबके पास अपनी फैमिली है और सभी लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। वो जानबूझ के हमारी हीरोइन का डिनर ख़राब कर रही होती है। ये चीज़ सॉन्ग शू को भी समझ में आ जाती है, क्योंकि वह महल में रह चुकी थी। पहले के ज़माने की औरतें बहुत चालें चला करती थी, जिससे महल में रखना बहुत एक तकलीफ़ के बराबर होता था। वहाँ हर जगह सिर्फ शरारतें, परेशानियाँ और ख़तरनाक चीज़ें होती थी। इसके बाद वो उठते और सीधा जाके उस शुई नाम की लड़की को थप्पड़ लगा देती है कि ये कौन सी बदतमीज़ी है तुम्हारी। वो कहती है कि तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कि ग्रैंडपा इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और मैं तुम्हें बता दूँ तुम एक ड्राइवर की डॉटर हो, तो तुम जियांग परिवार को अपना परिवार मत समझो। ग्रैंडपा जब अपने बारे में ये सुनते हैं ना, तो उनके मुंह से जो भी वो खाना खा रहे होते हैं वो उगल देते हैं। उस ड्राइवर की लड़की की तरफदारी पूरा मिस्ट्रेस के परिवार वाले कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस्ट्रेस ने ग्रैंडपा के साथ अफेयर चलाया होता है और अपने दोनों चाइल्ड को पैदा किया होता है, क्योंकि इस फैमिली के नाजायज़ बेटे होते हैं जिसको सेकंड अंकल कहा जाता है एंड सेकंड अंकल का ही बेटा होता है। इधर वो उसी को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि जो सेकंड अंकल का बेटा होता है वो अपनी लीगल वाइफ को छोड़ के ड्राइवर की बेटी की तरफदारी कर रहा होता है, और मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर भी अपनी ग्रैंड डॉटर को छोड़ के उस ड्राइवर की बेटी की तरफदारी कर रही होती है। ये बात वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैं तो सब आपके लिए भले के लिए कर रही थी। ये शुई को पता नहीं कौन सी पागलपन थी, अगर ऐसा चलता रहा तो कल से वो जियांग परिवार का नाम ख़राब कर देगी, तो हम उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। जब ये शुई सुनती है ना तो वहाँ से वो भागने लगती है। इसके बाद वो बटर को बोलती है कि जो मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर है ना उनके लिए कल से अलग खाना लगाना, और सेकंड अंकल का भी, यहाँ तक कि जो ग्रैंड मदर के जो सारे बच्चे उन्हें यहाँ से हटा देना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेन फैमिली के लोग बैठ सकते हैं। ग्रैंडपा ये सब सोचने के बाद सुनने के बाद वो खाना छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और बुलाते हैं बात करने के लिए शॉन्ग शू को, और उसको बोलने को बैठते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही चालाक और चंट बन रही हो। वो कहती है कि आपने अभी तक अपने असली वारिस को ध्यान दिया ही नहीं, जो कि घर में नौकर के तरीके जी रहे हैं। बाहर के लोग आके आपका जियांग परिवार भी हड़प लेंगे कि आप ऐसा चाहते हैं। जब फिर ग्रैंडपा को अपनी माँ की बातों की याद आ जाती है, वो बताते हैं कि ये कंगन मुझे मेरी दादी माँ ने मेरी माँ को दिया था और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कंगन तभी दूंगा जब तुम इस परिवार को संभाल लोगी। वो कहती है कंगन तो फिर मेरा हुआ ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा से कहती है कि आपने कभी देखा कि किसी घर के पूर्वज में किसी बाहरी बच्चों की फ़ोटो लगती होती। हमारे पूर्वज हमेशा से चाहते हैं कि हम अपने खून के सगे बच्चों को आगे की पीढ़ी बनाएं, ना कि हम बाहरी लोगों को अपने घर पे घुसेड़ें। और ऐसा बोल के ग्रैंडपा से चली जाती, जहाँ पे ग्रैंडपा को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। तभी मिस्ट्रेस आगे ग्रैंडपा से शादी करने की बात कर रही होती है, जिससे मिस्ट्रेस के बच्चों की सारी प्रॉपर्टी मिल सके जियांग परिवार की। लेकिन ग्रैंडपा बात को घुमा देते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, मेरी एक ही बीवी थी जो कि बहुत पहले दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, अब तो मेरे नाती पोते भी हैं, मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस उम्र में। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, हमारी हीरोइन अपने पति के पास में जाती है जो कि अभी भी कोमा में पड़ा हुआ होता है। वो सोचती है कि उसे उसकी केयर करनी चाहिए। इधर हमारा हीरो हैरान होता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि हमारे हीरो की बॉडी काम नहीं कर रही होती, लेकिन उसका माइंड अभी भी पूरी तरीके से चालू होता है। वो सारी बातें सुन रहा होता है अपनी बीवी की, जहाँ पर उसकी वाइफ कह रही होती है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने में पक्का तुम्हारे सेकंड अंकल का, तुम्हारी मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर का हाथ होगा। वो नहीं चाहते कि तुम्हें प्रॉपर्टी जियांग परिवार की संपत्ति में तुम्हें हिस्सा मिले। वो तभी उन लोगों ने तुम्हारा जानबूझ के एक्सीडेंट करा दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैं सब कुछ देखूंगी। और उसकी बॉडी क्लीन कर रही होती है। इसके बाद उसके सर पे हेडफोन लगा देती है, क्योंकि वो जब भी मिस्टर फू के करीब जाती थी ना, तभी मिस्टर फू की बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगती थी। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो देखता है कि उसकी बीवी चली गई। तभी एकदम से हमारे हीरो को होश आ जाता है। वो सीधा अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाता है और पता करता है कि मेरे एक्सीडेंट के बारे में किसका हाथ था। असिस्टेंट
बताता है कि जिस ट्रक ने आप पे एक्सीडेंट किया था उसकी बीवी के खाते में अचानक से बाहर से करोड़ों रुपए आए थे। मुझे लगता है कि इसके पीछे जियांग परिवार का हाथ है, जिन्होंने आपका जानबूझ कर एक्सीडेंट कराया है। तभी हमारा हीरो देखता है कि उसकी बीवी अभी कमरे से बाहर गई थी, वो वापस आ रही तुरंत ही वो फ़ोन कट कर देता है और चुपचाप वैसे ही लेट जाता है। तभी वो अपनी बीवी को देखता है जो कि ड्रेस चेंज कर रही होती है, वो तो शर्मा जाता है। इधर हमारी हीरोइन चुपचाप बैठी होती है, उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे संपत्ति चाहिए जियांग परिवार की तो उसे एक जल्दी चाइल्ड पैदा करना होगा, तभी उसे संपत्ति मिल पाएगी। एंड मिस्टर फू चुपके से देख लेता है कि उसकी बीवी तो काफ़ी सुंदर है एंड स्मार्ट है। इधर हमारी हीरोइन जो भी सॉन्ग परिवार से संपत्ति लेके आई होती है, सामान वगैरह, उसको बेच के अपने कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करा लेती है बटलर से। बटलर उसे बोलता है कि मैडम एक नीलामी पार्टी होने वाली है, क्या आप वहाँ पे जाएंगी? वो तुरंत ही मान जाती है कि यही समय है नाम बनाने का, और वो अपनी सासू माँ के साथ में जाती है कपड़े खरीदने के लिए। सासू माँ के पास पैसे भी नहीं होते तो वो बोलती कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगी, आप चिंता मत करो सासू माँ। इधर हमें पता चलता है कि फू की एक बहन होती है, जियांग परिवार की ग्रैंड डॉटर पोती होती है एंड इसका नाम शू होता है, जिसकी शादी हुई होती है डू परिवार में। इधर जो उसकी जब शादी डू परिवार में हुई होती है तो उसकी एक भाभी होती है और उसकी भाभी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी शू को, और वो शू को पीट रही होती है। एंड जो भाभी का पति होता है दुनिया में नहीं होता, वो देखती हैं कि उनकी बेटी को पीट रही है कोई और नहीं उसकी भाभी। वो जाती है, बोलती है सब क्या चल रहा है। भाभी इतनी बेशरम होती है कि वो शू के पति के पैसों को उड़ा रही होती है, खुद शू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि वो पैसा खर्च कर रही है। ये सुनने के बाद जो जियांग होती है थप्पड़ लगाती है उसी औरत को, वह कहती है कि हम मेरी नंदन ने लीगली शादी करी है अपने पति से, तो वो जब चाहे तो तब अपने पति का पैसा खर्च कर सकते हैं, और तुम्हारा पति मर गया है तो तुम्हें कहीं और अपने खर्च को देखना चाहिए, तुम उसके पति के पैसे क्यों उड़ा रही हो। वो यहाँ तक कितनी बेशरम होती है उसकी भाभी, वो शू के पति को अपना पति बता रही होती है। ये देखने के बाद देखती है कि ये जो औरत है वो शू के पति को अपना पति बता के और शू के पति को वापस वहाँ पर बुला लेते हैं, उसके सामने रो धो रही होती है कि देखो तुम्हारे बड़े भैया चले गए, तुम्हारी बीवी हमें कैसे तंग करी, मुझे पैसे खर्च भी करने नहीं दे रही, मैंने तुम्हारी बीवी को मना किया कि इतने पैसे मत खर्च करो, तो वो ड्रामा खड़ी करने लगी। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मिस्टर डू हम आपके परिवार की इज्जत करते हैं, लेकिन आपका भाई मर गया, इसमें मेरी ननंद की कोई भी गलती नहीं है और वो आपका पैसा है, आपकी बीवी जब चाहे तो तब वो पैसा खर्च कर सकती है शू आपकी मिसेज। लेकिन जो मिस्टर डू होते हैं शू के हस्बैंड, उनका साफ कहना होता है कि तुम्हारा जियांग परिवार ने अपनी ग्रैंड डॉटर शू को कुछ भी नहीं समझाया कि वो अपने ससुराल में जाकर तमाशा ना खड़ा करे। क्या तुम्हारा जियांग परिवार बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया? तो ग्रैंडपा को फ़ोन कर देती है कि आपकी पोती शू को बुली किया जा रहा है, वो भी डू परिवार, और डू परिवार की भाभी आपकी पोती को बुली कर रहा है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा अपने लोगों को वहाँ भेज देते हैं। इधर हमारे हीरो को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो अपने हेल्पर को बोलता है कि उस मॉल के कैमरा ऑन करा दो, मैं लाइव फुटेज देखना चाहता हूँ। इधर जो भाभी का जो लड़का होता है वो जानबूझ के जानता था कि वो उसके चाचा जी, तभी अपने चाचा जी को पापा कह के बुला रहा होता है, जिससे उसकी बीवी को बुरा लग रहा होता है, मतलब कि मिस शू को, जो कि जियांग की ननंद होती हैं। तभी बटलर भी वहाँ पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि आपका डू परिवार का इतना हिम्मत, वो हमारे जियांग परिवार से बड़ा नहीं है। इधर जो भाभी होती है वो चिपक जाती है शू के पति के साथ में। हमारी हीरोइन कहती है देखो कितनी शर्म वाली बात है, तुम्हारा पति मर गया लेकिन तब भी तुम दूसरे के पति के साथ छेड़छाड़ करना कम नहीं कर रही हो। इधर उसकी जो बीवी होती है मिस, वो थप्पड़ लगा देती है अपनी भाभी को कि तुम बहुत बेशरम हो, हमारी बेटी साल में 10,000 रुपये से भी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती हो, तुम हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करती हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर तुम अपनी लीगल वाइफ को पैसे नहीं दोगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि वो उसका हक है। ये सुनने के बाद तो उसका पति डर जाता है, अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और वो देखता है कि उसकी भाभी ने कार्ड ले रखा है तो वो कार्ड लेके अपनी बीवी को दे देता है। इधर सब नज़ारा हमारा हीरो रिकॉर्डिंग से देख रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन अपनी ननंद को बोलती तुम्हें जो भी कपड़े खरीदने हो खरीद लो, और उसे समझाती कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ पूरा जियांग परिवार खड़ा हुआ है। इधर जो असिस्टेंट होता है वो हॉस्पिटल में होता है, मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि सेकंड अंकल नज़र रख रहे होते हैं। तो असिस्टेंट ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि जैसे वो पागल है। जब उसके मालिक का फ़ोन आता, मतलब कि जियांग फूका, तब एकदम स्मार्ट बन जाता और वो बताता कि आपके पीछे क्या क्या चल रहा है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे उसे कुछ पैसे देने हैं। असिस्टेंट बताता है कि वो बटलर से मुझे पता चला कि वो नीलामी में जाना चाहते, तो आप उसकी मदद कर देना नीलामी में कुछ चीज़ें खरीदने में, तो आपकी बीवी खुश हो जाएगी। ये आइडिया पसंद आता है मिस्टर फू को। इधर नीलामी वाला दिन आ जाता है, वो जा रही होती है बाहर, तो अपने सास ससुर को कहती है कि आप भी मेरे साथ चलिए। तो उसके सास ससुर मना कर रहे होते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं उस अच्छी जगह पे। तभी यहाँ पे जो उसके सौतेले परिवार होते हैं, मतलब कि ग्रेट ग्रैंड मदर के पूरा
परिवार होता है वो जा रहा होता है नीलामी में। मतलब कि असली परिवार के जो बच्चे होते हैं वो पैसा खर्च नहीं कर रहे होते हैं और नाजायज़ बच्चे करोड़ों रुपए उड़ा रहे होते हैं। वो बटलर को बुलाते हुए कहते हैं इन तीनों को उनके कमरे में बंद कर दो, यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। मैं अपने सास ससुर के साथ में जाऊँगी नीलामी पार्टी में और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि मैं इस परिवार की लीगल बहू हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं तो ग्रेट ग्रैंड मदर बोलती है कि हमारा तुम्हारा अफेयर बहुत टाइम से रहा है, क्या तुम हमारे इस रिश्ते के लिए हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे, हमें नीलामी में जाना है। तभी ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लवर मिस्ट्रेस के ऊपर ध्यान दे लिया, अब उन्हें खुद के असली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो वो परमिशन दे देते हैं अपनी बहू को और कहते हैं ठीक है तुम जा सकती हो और पैसा खर्च करो, इसके लिए सारा पैसा जियांग परिवार देगा। और बटलर को बोलते हैं कि इन तीनों के अलावा बाकी कोई भी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और वो अपनी बहू और अपने बेटा और बहू को जाने को बोलते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन के फैमिली वाले खुश हो रहे होते हैं कि उसकी ज़िंदगी तो नरक बन गई होगी शोंग चो की, लेकिन वो शोंग चो को इतनी महंगी गाड़ी से बटलर के साथ में आते हुए देखने के बाद तो सौतेली ये सब देख के जल जाती है और उसके आते उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। तो जितने भी लोग होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं। वहाँ पे उसका खुद का भाई भी उसके बारे में घटिया बातें बोल रहा होता है, जिससे हमारी हीरोइन से खींच के थप्पड़ मारती है अपने भाई को कि तुम ऐसी बकवासें कैसे कर सकते हो, तुम एक मिस्टर से परिवार में रहते तो तुम वैसी बातें सीख रहे हो। और अपने बटलर को बोलती है कि इसे सबक सिखाओ। तो गार्ड्स उसके भाई को पीट रहे होते हैं और वो अपनी सौतेली बहन को भी थप्पड़ मारने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद वो जितने भी गेस्ट आए होते हैं वहाँ पे सभी को बता रही होती है जगह मैं अपने सौतेले भाई बहन को सबक सिखा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी और मेरे फादर ने दूसरी शादी करी है तो उन्हीं के बच्चे हैं। हालांकि मेरी स्टेप मदर ने कुछ भी नहीं सिखाया मेरे सौतेले भाई बहन को और मेरी स्टेप मदर हमारे घर की नौकरानी थी। ये सुनने के बाद जितने भी गेस्ट होते हैं ना सब वो बेइज्जती कर रहे होते हैं कि सोंग परिवार की मिस्ट्रेस कितनी घटिया है, अपने घर के मालिक को इसने फंसा लिया। इधर हमारी हीरोइन कहती है कि देखो फादर अगर इन लोगों ने मेरी इंसल्ट करी है तो फिर मैं ग्रैंडपा को सब बातें बताऊंगी और वो आपके साथ कोऑपरेशन सारे कैंसिल कर देंगे। जब ये बात उसके फादर सुनते हैं ना तो अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं और घुटनों के बल होने के लिए बोलते हैं कि अपनी बहन से माफ़ी मांग और सू की दूसरी बहन को भी माफ़ी मांगने को बोलते हैं। हमारी हीरोइन कहती है स्ट्रिप मदर, तब स्टेप मदर कहती मैं तुम्हारी बॉडी हूँ मैं तुमसे भला माफ़ी क्यों मांगूँ। हमारी हीरोइन कहती है कि आप तो एक मिस्ट्रेस है तब भी मैं आपको आंटी कह के रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्या इतना कम नहीं है। फिर मुझे कोई बात नहीं मैं ग्रैंडपा को अभी बोलती हूँ। तो जब फादर सुनते हैं कि कॉपरेशन कैंसिल हो जाएगा तो अपनी बीवी को भी थप्पड़ मारते हैं और सू के ससुर कहते हैं कि आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए मिस्टर सॉन्ग, तो मिस्टर सॉन्ग भी माफ़ी मांगते हैं। इधर हमारी हीरोइन को प्राइवेट रूम देने की बात की जा रही होती जिससे वो आराम से नीलामी को देख सके और मनचाहा सामान खरीद सके। इसके पीछे उसके पति का हाथ होता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे फादर और भाई जाएंगे और अपने स्टेप मदर को रोक लेती हैं कि सिर्फ मेन परिवार के लोग ही जा सकते हैं, तुम बाहर की हो, तुम हमारे परिवार की नहीं हो और मेरा भाई आगे चल के कारोबार संभालेगा सोंग परिवार का तो वो अंदर आ सकता है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने साथ ले जाती है, बस स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को बाहर ही बैठना पड़ता है। इस तरफ हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जो भी उसकी बीवी को सामान पसंद आएगा वो सारा सामान खरीद के अपनी वाइफ के पास भिजवा देगा। ये उसका दोस्त भी सोच रहा होता है कि जब से तुम होश में आए तब से तुम अपनी बीवी के बारे में ही बातें कर रहे हो। के बाद नीलामी चालू होती है अच्छी अच्छी चीज़ों की। सबसे पहले एक डायमंड का ब्रोच आता है जिसको लगाया जाता है तो स्टेप सिस्टर उसको खरीद रही होती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन शोंग सू कहती है फादर मुझे पसंद आया है, मैं जियांग परिवार की बहू बन चुकी हूँ तो आपको मुझे कोई दूसरा गिफ्ट देना चाहिए। फादर हिचक रहे होते हैं, ससुर जी कहते हैं कि मैं अभी फिर ग्रैंडपा को फ़ोन करता हूँ। तो फादर मान जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हें वो ब्रोच खरीद के दूंगा और वो बोली लगाते हैं, लेकिन उससे पहले मिस्टर फूस बोली लगाने से पहले ही खरीद लेते हैं उस ब्रोच को बड़ी कीमत पे और वो हमारी हीरोइन को एज अ गिफ्ट भिजवा देते हैं, जिससे हमारी हीरोइन सू को काफ़ी अजीब लगता है। वो पूछती है बगल वाले प्राइवेट रूम में कौन बैठा है। पता चलता है कि कोई विदेशी कंपनी का मालिक है जो कि मिस्टर गू है। तभी सासू माँ कहती हैं कि इस बच्चे की आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। तभी हमारी हीरोइन अपने फादर को बोलती है कि मेरा भाई आगे चल के कारोबार संभालेगा सोंग परिवार का तो आपको उसे घड़ी खरीद के देनी चाहिए, इससे सोंग परिवार का नाम होगा और लोग उसको जानेंगे भी। इसके बाद देखो हीरे का हार पसंद आता है, तुरंत ही ससुर जी ये बात फ़ोन करके ग्रैंडपा को बता देते हैं। तो ग्रैंडपा पहले मना कर रहे होते हैं फिर बाद में पैसे दे देते हैं कि क्या क्या आजकल के लोगों को पसंद आता है। ग्रैंडफादर से पैसे मिलने के बाद ससुर जी कह रहे होते बहू तुम्हें जो भी चीज़ पसंद आ रही हो ना तो मज़े के लिए वो ले लो। अब ये सब सुनने के बाद तो फादर हैरान हो जाते हैं शोंग के कि जियांग परिवार में जाने के बाद उनकी बेटी की तो इज्जत काफ़ी बढ़ गई है। और ससुर जी बोलते हैं हाँ हाँ आपकी बेटी इतनी प्यारी है ही है। ऐसी बातें सुनने के बाद सोंग के फादर को बातें हजम नहीं होती तो बाथरूम चले जाते हैं।
इसके बाद नीलामी चालू होती है उसी हार की। हमारी हीरोइन बोली लगाती है और भी औरतें बोली लगा रही होती हैं। हमारी हीरोइन की बोली 300 करोड़ पहुंच जाती है, तो हमारा हीरो उस बोली को और भी आगे बढ़ा देता है, उसका 400 करोड़ में खरीद लेता है और उसे वो नेकलेस भिजवा देता है मिस सॉन्गसू को। सॉन्गसू भी हैरान हो जाती है कि मिस्टर को इतने अमीर है क्या, वो आदमी कितना अच्छा है। इसके बाद एक पुस्तक आती है जो कि एक कुकिंग की पुस्तक होती है, जो कि पुराने ज़माने में लिखी गई होती है। हमारी हीरोइन पहले के ज़माने की महारानी रह चुकी थी, तो वो समझ जाती है कि ये पुस्तक कितनी कामदार है। अब वो जानते थे कि उसके ससुर को खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर वो उस पुस्तक का ज्ञान सीख लेंगे तो वो बहुत बड़े शेफ बन जाएंगे। तो वो उस पुस्तक को खरीदने के लिए बोली लगा रही होती है। इधर एक ओल्ड आदमी होता है जो कि हे परिवार का मुखिया होता है, वो भी उस पुस्तक को खरीदना चाह रहा होता है। इधर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसकी बीवी अगर ये पुस्तक खरीदना चाह रही तो पक्का इसमें कोई ना कोई कीमती बात होगी। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारी बीवी पागल हो गई है क्या, इतनी बोली लगा रही। तभी हमारी हीरोइन क्या करती है, एकदम से 1 करोड़ से ज़्यादा 1 अरब की बोली लगा देती है। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं ये सब कौन बोली लगा रहा है। तभी एक औरत बताती कोई और नहीं बल्कि जियांग परिवार की बहू, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। इधर जो बूढ़ा आदमी होता है उसे पुस्तक खरीदनी होती है, लेकिन उसका बजट इतना कम होता है कि वो खरीद ही नहीं पाता और गुस्से में अपने हाथ का ब्रेसलेट तोड़ देता है। इधर हमारी हीरोइन को वो पुस्तक मिल जाती है, लेकिन स्टेप सिस्टर को बातें हजम नहीं हो रही होती। उसके ससुर कह रहे होते चिंता मत करो, अगर ग्रैंडपा गुस्सा है तो तुम मेरा नाम लगा देना। स्टेप मदर सुनती है ना कि जियांग परिवार इतना बोली लगा रहा है, वो देख के जल जाती हैं कि जियांग शोंगसू की शादी कितने अच्छे परिवार में हो गई। इधर वो बूढ़ा आदमी पता कर रहा होता है कि जियांग परिवार ने पुस्तक क्यों खरीदी। तभी उसके हाथ पर बताती है क्योंकि जियांग परिवार का जो बेटा है वो एक शेफ़ है। इधर ग्रैंडपा उसे फ़ोन करते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने इतनी बोली क्यों लगा दी। तभी ससुर जी फ़ोन ले लेते कि फादर अब मुझे खाना बनाना पसंद है, तभी मैंने किताब खरीद ली, आपको पेमेंट करना होगा। ग्रैंडपा जब बात सुनते हैं ना तो पहले तो गुस्से में फ़ोन कट कर देते, फिर बटलर को बोलते हैं कि मैं पेमेंट कर दूंगा लेकिन ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। एंड उन्हें घर लाने को बोलते हैं ग्रैंडपा बटलर को। ये बात हमारे हीरोइन को भी पता चल जाता है कि ग्रैंडपा पेमेंट करने के लिए तैयार है। इधर जो सॉन्ग के फादर होते हैं हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी की इज्जत तो काफ़ी बढ़ गई है। इधर जो सॉन्ग का भाई होता है वो सोचता है कि मुझे अपनी बहन के साथ कनेक्शन अच्छे से बनाने चाहिए। देखो उसकी कितनी इज्जत है जियांग परिवार में, जितने भी गिफ्ट्स हमारी हीरोइन को मिले होते हैं वो उसको यूज़ कर रही होती है, वो ब्रोच, वो नेकलेस। इसके बाद वो बाहर आती है तो सौतेली बहन उसको उल्टी उल्टी बातें बोल रही होती है, जिससे उसका जो भाई होता है थप्पड़ मार देता है स्टेप सिस्टर को। और जो स्टेप मदर होती है सभी के सामने रो रो के दिखावा कर रही होती हैं और वो अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम अपनी माँ की मदद करो। जिससे एक अमीर परिवार की औरत बोल रही होती है कि ये लड़का तो मेरे बेटे के साथ मेरे घर पे आता था, अब से मैं अपने बेटे को मना कर दूंगी कि इस सॉन्ग नाम के बच्चे से दूर रहे। यही बात एक दूसरी औरत बोल रही होती कि मैं भी अपने बेटे को मना कर दूंगी कि इस बच्चे के साथ बाहर घूमने ना जाए। तभी जो सॉन्ग होता है वो बोलता है कि मैं अपनी स्टेप मदर का बेटा नहीं हूँ बल्कि मैं अपनी पहली मदर का बेटा हूँ। इस बात को हमारी हीरोइन सॉन्गसू भी क्लियर करती है कि जितने भी लोग हैं, मैं आपको बात बताना भूल गई थी कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरी माँ के साथ में पैदा हुआ था, तो आप लोग से थोड़ी रिस्पेक्ट दे और आगे चल के सॉन्ग परिवार का कारोबार संभालेगा। यही सुनने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं इस बात को। फिर सॉन्ग परिवार के लोग चले जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन बटलर से बोलती है कि मेरे भाई के बारे में अफवाह फैला दो कि वो एक नौकरानी का बेटा है, जो कि नौकरानी सॉन्ग परिवार की अब बहू बन चुकी है। इससे मेरे भाई की बदनामी होगी क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तभी वो जियांग परिवार अपने सास ससुर के साथ में जा रही होती है। तभी ओल्ड मैन ही आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ससुर को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे ससुर को खाना बनाना पसंद है और वो एक अमीर आदमी के बेटे भी हैं मेरे ससुर। आपको क्या लगता है कि आप अपने दिमाग से, आप अपनी चालाकी से मेरे ससुर के साथ वो पुस्तक भी पाना चाहते हैं। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी मिस्टर वो आ जाता है मास्क लगा के और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अगर आपको ये पुस्तक खरीदनी है तो आप 2 गुनी कीमत में खरीद लीजिए क्योंकि यही रूल है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुँह बना रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन घर जाती है तो उसकी मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर तमाशा खड़ी कर रही होती है, कितना पैसा क्यों खर्च किया उन्होंने, तो ग्रैंडपा को भी भड़का दिया होता है। तभी हमारी हीरोइन सवाल उठाती है कि आपने अपने मिस्ट्रेस के सारे बच्चों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों ज्वेलरीज में, स्कूल में, महंगी गाड़ियों में, और आपका खुद के बेटे को आपकी बीवी मरने के बाद आपने अपने खुद के बेटे को अनाथालय में भेजा। आपकी खुद के बेटे ने पैसे कमाने के लिए खाना बनाना सीखा, कचरे से खाना उठाया और इसके बाद वो गाँव में पला पड़ा रहा। फिर वो 20 साल बाद यहाँ पे वापस आया जब आपने उनकी शादी करा दी। मेरी सासू माँ के पास भी खुद के कपड़े भी नहीं है। सिर्फ ये मरने के बाद
मिस्ट्रेस ने जगह ले ली। उसने सिर्फ अपने बच्चों को बनाया, अपने परिवार को बनाया। आपके असली बच्चों को क्या ही मिला? और कहते हैं इस हिसाब से जोड़ा जाए तो जितना भी कैलकुलेशन होता है ना, उसके बराबर मेरे ससुर जी ने बहुत ही कम पैसा खर्च किया और उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। और बोलती है वो पैसा मैंने आज चुका दिया है, ले लिया है। मेरे ससुर जी को मैंने किताब दी है तो आपको देना ही पड़ेगा ये पैसा। और बोलती है ये बात यहीं ख़त्म होती है। और कहती है क्योंकि अब मैं इस परिवार की होने वाली बहू बन चुकी हूँ और आगे चल के मुझे इस परिवार को संभालना है, तो इस घर का जितना भी नियम कानून मिस्ट्रेस बनाती थी ना, मिस्ट्रेस ग्रैंड मदर, अब वो सब कुछ मैं संभालूंगी। और मेरी सासू माँ, क्योंकि वो इस परिवार की लीगल बहू हैं और इसके लिए कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। और जो आप फंड के लिए सारा पैसा दे देना मिस्ट्रेस की ग्रैंड मदर डॉटर को, तो वो पैसा मैं देखूंगी। और कहती है कि अब से पूरा जियांग परिवार का सारा पैसा किधर जा रहा किधर आ रहा सब कुछ मैं और मेरी सासू माँ देखेंगी। इसके लिए ग्रैंड पा को मारना पड़ता है। इधर हमारा हीरो ये सब लैपटॉप से देख रहा होता है, उसने घर पे कैमरे लगा रखे होते हैं। वो खुश हो रहा होता है कि उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है। वो देखता है कि उसकी बीवी आ रही तो चुपचाप सोने का दिखावा करता है। इधर हमारी हीरोइन को सोते हुए देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि उसकी बीवी कितनी अच्छी है, उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम कब तक कोमा में होने का दिखावा करोगे। ये सुनने के बाद उसका पति चुपचाप लेट जाता है। तभी हमारी हीरोइन उसके पास आ जाती है, बोलती है मास्टर जियांगफू, मुझे पता है कि आपको होश आ चुका है और आप एकदम ठीक है। इसके बाद वो हंसता बोलता है कि तुम तो बहुत प्यारी हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हैप्पीली ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।